दलाई लामा बड़ी घोषणा कर सकते हैं। उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंपी गई है। तो महत्वपूर्ण दिन है और ऐसा लगता है कि नए उत्तराधिकारी का नाम भी सामने आ सकता है। धर्मशाला के मैक्लोडगंज में महाआयोजन किया गया है। दलाई लामा के जन्मदिन पर 90वां जन्मदिन है और उत्तराधिकारी चुनने की जिम्मेदारी ट्रस्ट को सौंपी गई है। अब ट्रस्ट देखते हैं क्या फैसला लेते हैं। और आपको बता दें, इस समारोह में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू, राजीव रंजन सिंह भी पहुंचे। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, हॉलीवुड अभिनेता रिचर्ड गेयर भी समारोह में मौजूद रहे। और महत्वपूर्ण जानकारी अब हम आपको देने जा रहे हैं। बताते हैं कैसे चुने जाते हैं दलाई लामा के उत्तराधिकारी। दलाई लामा का चयन पुनर्जन्म के सिद्धांत पर आधारित है। वरिष्ठ लामाओं द्वारा अगले दलाई लामा की खोज होती है। संकेतों, सपनों, भविष्यवाणियों के माध्यम से इसे खोज को अंजाम दिया जाता है। चयन प्रक्रिया में कई बार कई साल लग जाते हैं। एक से ज़्यादा बच्चों में भी लक्षण दिख सकते हैं। इस तरह चयन प्रक्रिया के दौरान और संभावित बच्चा मिलने के बाद परीक्षा भी ली जाती है। पूर्व दलाई लामा की माला या फिर छड़ी की पहचान कराई जाती है। दलाई लामा बनने से पहले कई साल गहरा अध्ययन करना पड़ता है। बौद्ध धर्म, दर्शन और तिब्बती संस्कृति की गहरी शिक्षा भी दी जाती है। तो ऐसे चयन किया जाता है दलाई लामा के उत्तराधिकारी का। और आगे आपको बताएं कि 90वें जन्मदिन से पहले बोले हैं दलाई लामा, अभी 30 साल तक लोगों की सेवा करने में मैं सक्षम हूँ। ये दलाई लामा का कहना है। और दलाई लामा पर चीन ने हमेशा से ही आपत्ति जाहिर की है। चीन दखल देता रहा है। दलाई लामा पर चीन और भारत के अपने अपने स्टैंड रहे हैं। एक नज़र डालते हैं दोनों देशों के स्टैंड पर। दलाई लामा पर चीन वर्सेस भारत। तो चीन आप देख रहे हैं 1951 से तिब्बत पर कब्जा जमा कर रखा हुआ है और भारत में दलाई लामा और तिब्बती बौद्धों को शरण मिली हुई है। आपको बता दें कि तिब्बत को अपना हिस्सा बताया गया चीन की ओर से शुरू से ही, और भारत तिब्बतियों के मानवाधिकारों के लिए, उनके राइट्स के लिए लगातार हक की आवाज़ उठाता है और इसका समर्थन भी करता है। दलाई लामा के वैश्विक प्रभाव से भी चिंता में लगातार चीन आ चुका है। अब दलाई लामा के चयन, उत्तराधिकारी के चयन को लेकर भी एक बड़ा दावा किया जा चुका है चीन की ओर से। उत्तराधिकारी पर राजनीतिक दखल अनुचित है, भारत ये मानता है। भारत लोकतंत्र के मुताबिक आगे बढ़ता है और उत्तराधिकारी पर बीजिंग की जो मंजूरी है वो ज़रूरी है, ये चीन ने दावा कर दिया है। धर्म या आस्था से कोई दखल नहीं होना चाहिए। और चीन को दलाई लामा से क्या दिक्कत है, इस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। चीन इतना दखल क्यों देता है और दिक्कत क्या है। 1959 में दरअसल मौजूदा दलाई लामा तिब्बत से निर्वासित हुए। 1995 में दलाई लामा ने गैधुन न्यमा को 11वां पंचेन लामा बताया। पंचेन लामा तिब्बती बौद्धों के दूसरे सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं। चीन ने पंचेन लामा को हिरासत में ले लिया। चीन ने ये पैंतरा दिखाया और चीन ने अपने पंचेन लामा को वहां स्थापित कर दिया। तिब्बती समुदाय ने चीन के पंचेन लामा को नहीं माना। दलाई लामा के चयन पर चीन अपना दावा करता है। बीजिंग का दावा है कि अगला दलाई लामा चीन में जन्म लेगा। 2007 में चीन ने दलाई लामा से जुड़ा एक कानून भी बना दिया था। तो चीन इतना दखल देता है, लेकिन आगे फैसला क्या होगा अब ये ट्रस्ट फैसला कर सकता है। इस बीच दलाई लामा के 90वें जन्मदिन पर अमेरिका ने बधाई दे दी है। देखिए, बधाइयों का जो सिलसिला है, शुभकामनाओं का सिलसिला पूरे कई मुल्कों की तरफ से आ रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दलाई लामा का शांति, करुणा का संदेश लोगों को प्रेरित करता है। तिब्बती लोगों के मानवाधिकारों, आज़ादी के लिए प्रतिबद्धता जताई है अमेरिका ने। और मोहित हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहित, सभी की नजरें टिकी हैं कि क्या उत्तराधिकारी का नाम सामने आ सकता है दलाई लामा का, क्योंकि अमेरिका की ओर से ही नहीं, भारत की ओर से भी पुरजोर तरीके से समर्थन किया जाता रहा है, उनके हक की आवाज़ उठाई जाती रही है। इस वक्त क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या फैसला लिया जा सकता है? देखिए, अमेरिका और भारत लगातार ये बात कहते रहे हैं कि जो तिब्बती समुदाय है उनको अपनी धार्मिक स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से अपने धर्म से जुड़ा फैसला ले सकते हैं और दलाई लामा को अधिकार है कि वो अपना उत्तराधिकारी किस तरह से चुनते हैं। फिलहाल मैं आपको पहले लाइव तस्वीरें यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए, ये तिब्बतीय राष्ट्रीय शहीद स्मारक है मैक्लोडगंज में, और यहीं से थोड़ा सा आगे अगर हम चलेंगे तो जो पारंपरिक मंदिर है
जहां पर इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंचे हुए हैं, अंदर एंट्री चाह रहे हैं और दलाई लामा जी के वो दर्शन करना चाह रहे हैं। ये जो प्राचीन जो मंदिर है, जब से दलाई लामा भारत में हैं तब से उनका एक जो ठिकाना है वो ये मंदिर है, त्युगला खांग इस मंदिर को बोलते हैं। और यहाँ पर बड़ी संख्या में ना सिर्फ भारत से, तिब्बत से, बल्कि पूरे देश विदेश से काफ़ी जो अनुयायी हैं उनके वो आए हुए हैं। कई खास मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। अंदर एक कार्यक्रम चल रहा है और जिसमें दलाई लामा का संबोधन चल रहा है। अपने संबोधन में वो क्या कहते हैं ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि बड़ी बात यह है कि उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि जो उनका उत्तराधिकारी होगा वो उनके द्वारा जो ट्रस्ट बनाया गया था 2015 में उसी के द्वारा ही चुना जाएगा। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि जिस तरह से चीन का दखल हो रहा है तिब्बत के धार्मिक मामलों में, तो दलाई लामा अपने जीवित रहते हुए ही अपने उत्तराधिकारी को लेकर ऐलान कर सकते हैं, जो कि एक परंपरा जो रही है कि किसी लामा की मृत्यु के बाद एक नए सिरे से दलाई लामा को ढूंढा जाता है, उसमें तमाम वो गुण देखे जाते हैं और जो संकेत मिलते हैं ईश्वर के, उससे जोड़कर ही ये पूरा का पूरा नए दलाई लामा का चयन होता है। उससे हटकर अब वो एक अलग तरह से अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर सकते हैं। और ये सब कुछ के पीछे वजह मानी जा रही है कि चीन का दखल जिस तरह से तिब्बत के धार्मिक मामलों में बढ़ रहा है, उसी के चलते ये पूरी की पूरा आज ऐलान संभव है। और ये दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये संकेत दे दिए गए हैं दलाई लामा के अनुयायियों की ओर से, जो ट्रस्ट बना है उनकी ओर से। अब देखना होगा कि क्या ऐलान जल्द होता है या फिर इसमें इस चयन प्रक्रिया में वक्त लग जाता है या नाम को फाइनल करने में भी वक्त लग जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, जानकारियां देने के लिए।